अगर ये चीज अगर अच्छे से काम कर गया तो स्टेट थोड़ा सा डेवलपमेंट अच्छा होगा। ये बहुत आसान है, पढ़ते जा रहा हूं बस्ती की, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, मैं बोल दूंगा, लेकिन जो रियल में जो स्टूडेंट होता है इस डेटा वाले क्वेश्चन पे वो फंसेगा। ये आप जितने बार देखेंगे, जितने बार इस बजट को अपने से नजर से गुजारेंगे, उतने बार चीजें आपको अच्छे से याद होंगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये जो मैं आपका ये वीडियो लेके आया हूं, ये छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 का, जो कि 24 फरवरी 2026 को प्रकाशित हुआ था और एक मतलब मार्च निकल गया है। मैं ये वीडियो अप्रैल में बना रहा हूँ क्योंकि उस टाइम मेरे पास ये डिजिटल बोर्ड नहीं था, अब मेरे पास है, तो मैं एक एक डेटा आपको छत्तीसगढ़ से, इंडिया जीके से, जीएस से सबसे देना चाहूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हर स्टेट अपने साल भर का एक बजट बनाता है और लोगों पर प्रस्तुत करता है, जिसमें उसमें बहुत सारे उस बजट में क्या क्या वो योजनाएं शामिल रख रहा है, किस डेवलपमेंट पे क्या खर्च होगा, राजकोषीय घाटा क्या होगा जिसको डेफिसिट बोलते हैं। तो आपको मैं एक एक वर्ड को समझाते हुए चलूंगा कि जीएसडीपी होता क्या है, ये सारे वर्ड को हम सीखेंगे अच्छे से। पहले मैं वो पीडीएफ दिखा देता हूं जिससे आपको सबसे ज्यादा प्रश्न बनेंगे, और साथ में अगर आपको छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर चाहिए रहेगा तो मैं वो भी साइट के बारे में बताता हूं। आप एक रीड दिन में जरूर मारा करिए। देखिए, जो छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर्स मिलता है ना, वो आपको इस साइट से मिलेगा। ये जो है ना, ये छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग, आप यहाँ पे लिखेंगे छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग तो ये पूरा लंबा सा खुल जाएगा। देखिए, आज के समाचार में सब आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है, जनजातीय जड़ों से फलक तक छत्तीसगढ़ के फुटबॉलर खिलाड़ी किरण पिस्दा के संघर्ष की कहानी, ये सब दिखा देगा। ठीक है ना, तो ये चीजें आपके लिए बहुत काम आएंगी। हम यहाँ पर है बजट में, तो आप बजट में जाएंगे तो प्रेस नोट कहा गया, ये छत्तीसगढ़ का 2026-27 का बजट, क्योंकि मैंने पहले से खोल के रखा है, इसलिए ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मैं पहले ही आपको बता दिया था कि लाइटिंग का भी थोड़ा काम चल रहा है, लेकिन आपको ये बोर्ड अच्छे से दिखना चाहिए। मैं जो समझाते जा रहा हूं ध्यान से देखिएगा, क्लियर है। आने वाले टाइम में बहुत क्वेश्चन बनेगा। तो इस बार का जो छत्तीसगढ़ का बजट था ना, वो है संकल्प बजट। ये जो संकल्प है, और ये एक एक वर्ड का फुल फॉर्म रहेगा। मैंने इसको करंट अफेयर्स में भी आपको जो टॉप 10 न्यूज थे उसमें भी कराया था। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे भाई, इस बार बजट का थीम क्या है, ज्ञान के उत्थान में गति की शक्ति से संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए। ये वाला नवा रायपुर में अटल नगर में 24 फरवरी 2026 को ना वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ शासन में 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। और इसमें देखिएगा छत्तीसगढ़ के विजन जो 2047 का है ना, छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 के विजन का, ये विजन का नाम है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ अंजोर। ये आने वाले जितने भी शिक्षक का भर्ती हो, चाहे व्यापम के रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, आपको इससे क्वेश्चन बना सकता है बेटा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, लिखा है बजट में 5 नए मिशन भी शामिल किए गए हैं, सब आगे आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए, सरकार ने पिछले 2 बजट के मार्गदर्शी सिद्धांत ज्ञान क्या है, गरीब युवा अन्नदाता नारी, है ना, ये पूरा इसका फुल फॉर्म है, गरीब युवा अन्नदाता नारी। और गति का है गुड गवर्नेंस, एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये सभी का फुल फॉर्म आपको याद करते हुए चलना है बेटा ना। बजट संकल्प थीम पर आधारित है। इस बार का जो बजट है वो संकल्प है। संकल्प में हर एक का ये इस सरकार का मतलब जो बीजेपी सरकार का तीसरा बजट है, और तीसरे बजट में हर एक का देखिए यहाँ पर सबका एक फुल फॉर्म लिखा हुआ है। वो फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे सबसे पहले एस से चालू करेंगे संकल्प में, तो समावेशी विकास, उसके बाद ए का मतलब है अधोसंरचना विकास, तीसरा है एन का मतलब है निवेश, चौथा है के का मतलब है कुशल मानव संसाधन, पांचवा है अंत्योदय, ए का मतलब लाइवलीहुड, एल का मतलब, और पी का मतलब है पॉलिसी से परिणाम तक। ये पूरे संकल्प का एक पूरा फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है, सभी पेपर में कभी भी पूछ सकता है। ठीक, ये सब तो लिखने के लिए है, बट सारे चीजों को अगर हम देखेंगे इस जगह पर, तो संकल्प का प्रत्येक अक्षर बजट के जिसका निम्नानुसार है। सबसे पहला नंबर एस,
समावेशी विकास। इसका मतलब क्या है? समावेशी विकास आज के लिए ना ये दिखाता है कि कैसे समुदाय के जैसे क्षेत्रीय विकास, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करते हुए हर समुदाय विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के उत्थान से संबंधित है। समावेशी का मतलब है सबको समान आवेश में लेकर चलना। तो जितने भी जैसे खासकर बस्तर हो गया है, सरगुजा साइड के जितने भी जनजाति जो हमारे ट्राइबल भाई बहन वहां पे रहते हैं, उनको एक अवसर दिया जाए कि भाई और आगे आप बढ़ें, ठीक है ना। तो उसी के लिए एक पूरा बजट बनाया गया है। दूसरा है अधोसंरचना। अधोसंरचना का मतलब पूरा का पूरा ये सड़क, सिंचाई, बिजली, शहरी विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए अधोसंरचना के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसी को बोला गया है ये किसी भी स्टेट के आधारभूत संरचना के आर्थिक विकास की रीढ़ है, ठीक है ना। तीसरा नंबर है निवेश। निवेश का मतलब है आपको ध्यान मालूम चल रहा होगा, इन्वेस्टमेंट। बजट औद्योगिक विकास और निजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। अगर निवेश नहीं होगा तो कोई कैसे बजट बनाएगा और उसको इंप्लीमेंट कैसे करेगा, स्टेट आगे कैसे बढ़ेगा। इसीलिए निवेश को भी बात किया गया है। उसके बाद के का मतलब है कुशल मानव संसाधन। कुशल मानव संसाधन का मतलब है देखिए जैसे युवक, स्वास्थ्य, उद्योग, आईटी, पर्यटन जैसे नए उभरते क्षेत्र में ना रोजगार के अवसर प्रदान कर सके, यही है भाई कुशल मानव संसाधन, ठीक है ना। ए का मतलब है अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब है अंतिम छोर में भी कोई बचा होगा ना, उसको भी हम उदय करिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। देखिए लिखा है कमजोर और वंचित वर्ग के लिए लक्षित कार्यकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, इसीलिए इसका नाम दिया गया है अंत्योदय। और जो केंद्र सरकार में जो पार्टी है बीजेपी, वो इसी सिद्धांत पर चलती है, अंत्योदय, ठीक है ना। ऐसा बोलते हैं वो लोग, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। एल का मतलब है लाइवलीहुड। इसका मतलब है कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कोई कोंडा गांव में है, वो जैसे कोंडा गांव का शिल्प ग्राम बोलते हैं, आप देखे होंगे लकड़ी का चटाई बना देते हैं, खिलौना रहता है। ये सब जो अधोसंरचना रूप से जो लोग अपने से बनाते हैं, लाइवलीहुड का मतलब होता है जो गांव में उन्हीं से उसका रोजगार चलता है, तो उसी को क्या करना और बढ़ावा देना। बस्तर एवं सरगुजा में आजीविका के साधनों को सशक्त करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। और पी का मतलब है भाई पॉलिसी से परिणाम तक। ये इसका सबसे बड़ा चीज है कि बजट इंटेंट, इनिशिएटिव, इंप्लीमेंट और इम्पैक्ट के मॉडल पर आधारित है। ये आई का टर्म पूछ सकता है बेटा, ध्यान रखिएगा। इंटेंट मतलब कुछ काम दिखना चाहिए, इनिशिएटिव बहुत अच्छा एक प्रस्ताव रहना चाहिए, इंप्लीमेंट मतलब उसको उजागर भी वैसा करना चाहिए, और इम्पैक्ट का मतलब है बहुत अच्छा प्रभाव दिखना चाहिए। तो जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में रिफॉर्म को चिन्हांकित करके उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बजट संक्षेप में, और ये आपको पूरा का पूरा डेटा याद होना चाहिए। सबसे अगर मैं देखो इसमें अभी एक एक वर्ड को मैं आपको समझाऊंगा, वो भी बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में आप देखिएगा इसको। जीएसडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ये नंबर कैसे आ रहे हैं सब दिखाऊंगा। टोटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपेक्स टू बजट क्या है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स को एक साथ ना यही कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपेक्स टू बजट लिखते हैं। कैपेक्स टू जीएसडीपी क्या होता है, रेवेन्यू सरप्लस या डेफिसिट क्या है, ऐसे एससीआई सब समझाऊंगा क्या है, फिस्कल सरप्लस, फिस्कल डेफिसिट, सारे चीजों को बताऊंगा। चलिए बिना किसी देरी के इसको हम पहले समझ लेते हैं कि ये सब वर्ड क्या क्या थे, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहला नंबर, अगर मैं बात करूं जीएसडीपी का, तो हर राज्य का खुद का एक जीएसडीपी होता है। जैसे सेंट्रल का जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे हमारे स्टेट का जीएसडीपी भी होता है। ये हर स्टेट का होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या है, एक साल में उत्पन्न होने वाली सभी गुड्स एंड सर्विस की टोटल वैल्यू। जैसे मैं आपको बोलूंगा, जैसे कहीं कोई व्यक्ति है खेती कर रहा है 3 लाख का, ठीक है, उद्योग में 5 लाख रुपए आया उद्योग से, सर्विस में 2 लाख रुपए है, तो टोटल 5 3 8 और जो 10 लाख होगा ना, वो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शामिल होगा। क्लियर है। तो 2025-26 में जो ये था 6,31,290 करोड़ था, लेकिन 2026-27 का बात करें 7,09,553 करोड़ रुपए हो गया है।
तो ये बहुत अच्छे से आपको पता रहना चाहिए। दूसरा नंबर है, आप यहां पे देखेंगे नंबर सेकंड था हमारे पास टोटल रिसिप्ट। ये क्या होती है टोटल रिसिप्ट, है ना। तो टोटल रिसिप्ट किस बेसिस पर है, तो हम इसको समझ लेते हैं। टोटल रिसिप्ट क्या होता है, एक एक चीज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेटा, कोई आपको घबराने का बात नहीं है, एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूं। टोटल रिसिप्ट का मतलब होता है सरकार को साल भर में मिलने वाला कुल आय। एक सरकार को साल भर में कितना आय मिल रहा है वही इसका टोटल रिसिप्ट कहलाता है। जैसे टैक्स है वो कुछ पैसा वसूल किया, फीस हो गया, फाइन हो गया, लोन रिकवरी हो गया, या डिस इन्वेस्टमेंट हो गया, कहीं पे विनिवेश किए हैं, तो वो भी पैसा किस में आएगा, टोटल रिसिप्ट में आएगा। क्लियर है। तीसरा नंबर आप यहां पर देखेंगे तो ये है, इस जगह पे है टोटल एक्सपेंडिचर, कुल खर्च जिसको बोला जा रहा है। ये जो डेटा है ना, ध्यान रखिएगा बेटा, ये 25-26 का है, ये डेटा नया वाला है 2026-27 का। ये बीई का अभी मीनिंग समझाऊंगा, ये बीई है क्या है ना, बेस एक्सपेंडिचर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये अभी समझाता हूं, पहले आप देख लीजिए टोटल एक्सपेंडिचर क्या बोलता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर बोल रहा है सरकार साल भर में जो भी खर्च करती है ना, वो उसका कुल खर्च में आता है। जैसे वेतन देना, पेंशन देना, सब्सिडी देना, रोड कंस्ट्रक्शन इत्यादि, और योजनाएं भी इसी में शामिल है, वो सरकार का टोटल खर्च बताता है। ऐसी आप आगे देखेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा, ऐसे खर्च जिसमें कोई स्थायी एसेट नहीं बनता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप कहीं राज्य सरकार में, मान लीजिए आप कहीं पे आबकारी आरक्षक है और आपको क्या है, सरकार तनख्वाह दे रहा है, वेतन दे रहा है, तो आपके लिए वो वेतन दे रहा है ना, उससे सरकार का कोई एसेट नहीं है। एसेट का मतलब उसको कोई लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं है, आप उसके लिए काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपको पैसा दे रहा है या सैलरी दे रहा है। वही लिखा हुआ है कि ऐसे खर्च जिसमें कोई भी स्थायी एसेट नहीं बनता है, जैसे सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। क्लियर है। वित्त खर्च जो बोलते हैं ना, वित्तीय खर्च, ये इसमें आता है। क्लियर है। फिर अगला अगर आप देखेंगे तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको मैं बोला था, कैपेक्स करके बोला जाता है, जो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ऐसा खर्च जिसमें एसेट बनता है या फ्यूचर बेनिफिट मिलता है। जैसे सरकार बोला कि मैं कहीं रोड बनाऊंगा, मैं कहीं ब्रिज बनाऊंगा, मैं कहीं स्कूल बनाऊंगा, मैं कहीं हॉस्पिटल बनाऊंगा। इससे क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म का फायदा देख रहा है कि रोड बनाने से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और उससे क्या होगा, रोजगार के अवसर भी जनरेट होंगे, बिजनेस बढ़ेगा। तो ये सब चीजें, रोड, ब्रिज, स्कूल, बिल्डिंग, डैम, ये सब किस में आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। ये सब इकोनॉमिक्स में आपसे पूछा जाता है बेटा, तो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से इसको पढ़िएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कैपेक्स टू बजट। कैपेक्स टू बजट का मतलब होता है बजट से कितना प्रतिशत पैसा डेवलपमेंट में खर्च हो रहा है। जैसे बजट है, मान लीजिए हमारा 6 लाख का बजट है, तो इस 6 लाख के बजट में से कितना मेरे डेवलपमेंट में खर्च हो रहा है, वही मेरा कहलाएगा कैपेक्स टू बजट, ठीक है। ये निकलेगा कैसे, जैसे मैं बोला आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो खर्च हो रहा है पूरा का पूरा, ये मान लीजिए 3 लाख है, ठीक है ना। और आपका जो बजट है, टोटल एक्सपेंडिचर है, जो टोटल खर्च है, ये 6 लाख रुपए है। तो आपका ये कैसे निकलेगा बेटा, 3/6 गुणित 100, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2, 50। तो 50% आपका क्या हो गया, कैपेक्स टू बजट आ गया। क्लियर है। तो 50% पैसा आपके डेवलपमेंट में खर्च हो रहा है, ऐसा सरकार बताएगी। ये एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, रियल में ऐसा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है कैपेक्स टू जीएसडीपी। जैसे वो था टोटल सरकार के खर्च में कैपिटल जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कितना था, अब यहां पे है वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, वो जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है। तो कैपिटल राज्य की इकोनॉमी के मुकाबले कितना प्रतिशत पैसा डेवलपमेंट में लग रहा है। जैसे आपको मैं बोला कि राज्य का जो इकोनॉमी है वो ये है, ये वाला पैसा कहाँ गया, 7,09,553 लाख करोड़ रुपए ये सरकार की आमदनी है। और इस जगह से अगर मैं पूछूं इसमें कि ये डेवलपमेंट में कितना खर्च हो रहा है, तो कैपेक्स में मान लीजिए वहां पर जो भी डेटा होगा इस जगह पे कहाँ गया, कैपेक्स टू बजट, ये वाला कहाँ गया, हाँ, कैपेक्स टू जीएसडीपी कितना है,
3.7%। तो ये 3.7% कैसे आया होगा? तो ये इस टाइप से आया होगा कि जीएसडीपी हमारा है 7,09,553 रुपए है, ये वाला है। और इसमें मान लीजिए ये कुछ खर्चा किया, मान लो 4,000 कुछ समथिंग कुछ किया है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ना, तब मेरा 4.7 या 3.7% तक आएगा। मतलब इतना ही पैसा क्या हो रहा है, डेवलपमेंट में लग रहा है पूरे जीडीपी का उसमें, ठीक है ना। पहले जो निकाले थे कुल खर्च का था, अब जो निकाल रहे हैं पूरे स्टेट के खर्च का है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर रेवेन्यू सरप्लस या डेफिसिट किसको बोलते हैं? जिसको वित्तीय घाटा या क्या बोलते हैं वो आमदनी भी बोला जाता है। सरप्लस का मतलब है ज्यादा होना। तो रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अंतर, जैसे आपकी इनकम 100 रुपए है और आपका खर्च जो है ना वो 50 रुपए है, तो इन दोनों का अंतर जो आएगा ना 50 रुपए, वो दिखाएगा आपका रेवेन्यू सरप्लस या डेफिसिट। अगर ये प्लस में आ रहा है तो आप सरप्लस में है, अगर ये माइनस में आ रहा है तो आप डेफिसिट में है, मतलब घाटे में चल रहे हैं। क्लियर हो रहा है? एक एक वर्ड को समझाऊंगा बेटा, आराम से बस आप देखिएगा, ठीक है। देखिए अब जो है नेक्स्ट है SASCI, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार ना पेपर में देता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है स्कीम फॉर असिस्टेंट टू स्टेट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब ये क्या है, केंद्र के द्वारा ना राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ पैसा प्रदान किया जाता है। वही यहां पर बताएगा कि ये केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता। जैसे आपको मालूम है, जैसे मान लीजिए कभी नितिन गडकरी साहब जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, वो अगर आज गए स्टेट में तो वो बोलेंगे आज से मैं यहाँ पर एक नया रोड बनवाऊंगा, रोड का एक सौगात दे दिया, बोलते लिखे रहता है ना, पीएम मोदी ने दिया एक सौगात, ये मिनिस्टर ने दिया ये सौगात। मतलब एक प्रकार से क्या है, सहायता दे रहे हैं। जैसे अभी आपको मालूम है रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा होगा, पावर हाउस स्टेशन अंबिकापुर और आप देखेंगे तो कांकेर, ये सबको डेवलप किया जा रहा है पूरा का पूरा अच्छे से, ठीक। इरिगेशन का मतलब है जो भी सिंचाई व्यवस्था है उसमें सरकार के द्वारा कुछ पैसा दे दिया जाता है, वही यहां पर दिखा रहे। क्लियर है? नेक्स्ट है फिस्कल सरप्लस और डेफिसिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सरकार की कुल आय और व्यय का अंतर, यही बहुत दिखाता है। राजकोषीय घाटा क्या है, राजकोषीय फायदा क्या है, यही सब दिखाता है। तो सरकार का खर्च कितना है या सरकार की आमदनी कितनी है और वो खर्च कितना कर रहा है। जैसे मैं बोला एक सरकार 100 रुपए कमा रहा है और जबरदस्ती का वोट पाने के लिए 120 रुपए खर्च कर रहा है, तो मैं अंतर निकालूंगा 100 माइनस 120, तो -20 आएगा ना। मतलब वो सरकार घाटे में चल रहा है, ठीक है ना, वो सरकार घाटे पे चल रहा है। तो यही दिखाता है फिस्कल सरप्लस या डेफिसिट। क्लियर है? तो ये चीजें आपको सब क्लियर होना बहुत जरूरी है बेटा। फिर उसके बाद है, ये सब अभी मैं पूरा बताऊंगा ना। लास्ट है फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, क्योंकि हर राज्य लगभग क्या है ना घाटे पे ही रहता है, कुछ ना कुछ घाटा हो ही जाता है। हम जो भी बजट बनाते हैं, गवर्नमेंट भी जो भी बजट बनाता है, वो लास्ट में कहीं ना कहीं वो किसी जगह पर ज्यादा खर्च हो जाता है। जैसे कोई योजना निकाल दिए, अब उनको मालूम नहीं था कि योजना में इतने लोग लाभान्वित होंगे, वो ज्यादा कर दिए, तो इससे क्या हो गया, राज्य घाटे में चले जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर फिस्कल डेफिसिट राज्य की जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, तो फॉर्मूला निकलता है कितने का लॉस हुआ डिवाइडेड बाय टोटल जीडीपी कितनी है इनटू 100 कर देंगे। तो ये फिस्कल डेफिसिट जितना कम होगा ना, उतना राज्य का ग्रो बहुत अच्छा होगा, उतना वो राज्य के पास पैसा ज्यादा होगा और वो अपनी ग्रो का मतलब होता है वो धीरे धीरे उन्नति की तरफ बढ़ता है। क्लियर हो रहा है? अभी आगे चल के आपको ये भी मिलेगा FRBM क्या होता है, फिर ऐसे नीचे आएगा SNA, ग्राम और स्पर्श, ये सब का फुल फॉर्म मैं बताऊंगा। पहले आप अभी ये PDF में आइए वापस फिर से। देखिए ये सब के बारे में मैंने पूरा बता दिया, सबका सब है ना सरप्लस है। देखिए ये हर बार, पिछले बार भी 18,900 करोड़ का घाटा था, इस बार भी -20,400 करोड़ का घाटा है। माइनस माइनस दिख रहा है, मतलब घाटा हो रहा है, डेफिसिट में चल रहे हैं, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट देखिए 2.91%, ये घाटा ही है, ये भी राजकोषीय घाटा ही है 2.91%। इस बार थोड़ा कम दिख रहा है 2.87 है ना, ये धीरे से बढ़ के हो सकता है, मे भी 3% भी जा सकता है। क्लियर है? ये जितना कम होगा उतना राज्य अच्छा ग्रो होगा। देखिए लिखा है अग्रिम अनुमान, ये सब अनुमान पे चलता है, ठीक है। अब देखिए
राजकोषीय संकेतक, इसमें ध्यान रखना है कि ये संकेतक क्या है। तो जीएसडीपी वर्ष 2025-26 में 6,000 मतलब 6,31,290 करोड़ संभावित है, जो कि 2026-27 में 12.4%। ये इंपॉर्टेंट है कि वृद्धि के साथ 7,09,553 करोड़ अनुमानित है। ये ध्यान रखना है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय, ये प्रति व्यक्ति आय पूछता है हर एग्जाम में। ये सब डेटा है बेटा, जितना आप इसको पढ़ेंगे, जितना याद करेंगे, उतना आपको इसमें क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में 1,62,848 रुपए थी, जो कि 2025-26 में 10.0% 7 के साथ 1,79,244 अनुमानित है। ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। 2025-26 के लिए कुल प्राप्तियां 1,65,100 करोड़ अनुमानित थी, जो कि 2026 में बढ़कर 1,72,000 करोड़ अनुमानित हो गई है। क्लियर है। वर्ष 2025-26 का बजट आकार में देखिए, ये दिख रहा है, बजट आकार में 1,65,000 करोड़ का था, जबकि वर्ष 2026-27 के लिए ये 1,72,000 करोड़ अनुमानित है। यह दर्शाता है कि व्यय में वृद्धि प्राप्तियों के अनुरूप संतुलित है। ये बहुत जरूरी है। देखो, व्यय में वृद्धि प्राप्तियों के अनुरूप संतुलित है, मतलब सरकार में जितना खर्च हो रहा है ना, उतना प्राप्त आ जा रहा है, मतलब उसके अनुकूल है। गवर्नमेंट के लिए 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए का कोई महत्व नहीं रहता है, इसीलिए वो बोल रहा है अनुरूप है, ठीक है ना, ये वाला। फिर आप देखेंगे ऐसे ये सब पढ़ते रहेंगे ना आपको, तो यहाँ पे मिलेगा आपको कि ये 2025-26 में इतना करोड़ अनुमानित था। देखिए, राजस्व व्यय जो था 2025-26 में 1,38,196 करोड़ अनुमानित था, जो कि वर्ष 2026-27 में 1,45,000 करोड़ अनुमानित है। यह वृद्धि सामाजिक योजनाओं और कल्याणकारी विस्तार को दर्शाता है कि ये भाई दिखा रहा है कि पहले हम इतना खर्च कर रहे थे, अब हम और इतना खर्च कर रहे हैं ताकि लोगों में और कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाओं का लाभ मिल सके। तो ये दिखाता है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा है, ऐसा पता चलता है। 2026-27 में 26,500 करोड़ का पूंजीगत व्यय अनुमानित है, जो कि कुल बजट का 15.1% और जीएसडीपी का 3.7% है। ये ध्यान रखिएगा, पूंजीगत व्यय, कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है, यही इसी का बात चल रहा है बेटा। यही पूंजीगत व्यय को हम लोग कैपेक्स बार बार बोल रहे थे, ठीक है ना, ये कैपेक्स। तो ये 15.1% और 3.7% है। क्लियर है। अब यहां पर आता है, देखिएगा आपको एक नाम मिल रहा होगा, यहां आपको नाम मिल रहा होगा, वित्तीय घाटा 2026-27 में 20,400 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह जीएसडीपी का 2.87% है, जो कि एफआरबीएम अधिनियम के तहत 3% के मानक के भीतर है। एफआरबीएम क्या है, मैं आपको इसको थोड़ा समझा देता हूं कि एफआरबीएम क्या है। ये यहां पर आपने देखा होगा, लिखा हुआ है, देखिए, एफआरबीएम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ये लिखा है, देखिए, राजकोषीय उत्तरादित्व और बजट प्रबंधन। ये है, ये जनप्रतिनिधियों के ऊपर एक लगाम लगाता है कि भाई आप कहीं का भी पैसा कहीं पर भी मत खर्च करिए, मतलब आपको ये दिखना पड़ेगा कि आपकी आय कितनी और व्यय कितनी है। ये पूरा का पूरा क्या करता है, नेताओं पे पूरा बजट बनाता है। ये जो है ना, जितने भी जनप्रतिनिधि है उनके ऊपर एक लगाम कसता है कि आपको इतने ही मात्रा में खर्च करना है। अगर आपके राज्य का डेफिसिट 3% से ज्यादा हो रहा है ना, मतलब एफआरबीएम के अंतर्गत में आपने कहीं ना कहीं उम्मीद से ज्यादा खर्चा किया है वोट पाने के लिए, तो उस स्टेट पर क्या होता है, सरकार कुछ प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। वो प्रतिबंध बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, तो उसमें क्या है, सरकार अपने हिसाब से उनसे बात करता है कि आपका ये रेवेन्यू कहाँ से आएगा, आप इसको कैसे करेंगे, वित्त विभाग सब जानकारी लेता है। क्लियर हो रहा है, ये समझ आए। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये है फ्लैगशिप योजना है। आप बोलेंगे फ्लैगशिप योजना क्या होती है, तो फ्लैगशिप योजना वो योजना होती है ना जो सरकार अपने बजट में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देगा। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देने का मतलब क्या है, सरकार इस योजनाओं को ज्यादा महत्व देगा अन्य योजनाओं की तुलना में।
अन्य योजना भी चलेंगी, लेकिन फ्लैगशिप योजना जो है ना, उस पर सरकार ज्यादा ज्यादा ध्यान केंद्रित करवाएगा। तो फ्लैगशिप योजनाओं में सबसे पहला नंबर है कृषक उन्नति योजना। तो कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत में कितने हजार करोड़ का प्रावधान है? तो 10,000 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें उद्देश्य खेती में आधुनिक तकनीक, बेहतर इनपुट और उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहित करना होता है। दूसरा नंबर है महतारी बंधन योजना। महतारी बंधन योजना का मतलब है 8,200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसमें क्या है, महिलाओं को आत्मनिर्भर, उद्यमी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए किया गया है ना। ये मतलब सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हर महीना जो लेडीज हैं, जो वुमेन्स हैं, उनके अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा, या फिर उनको कोई बिजनेस करने में सरकार मदद करेगा। ये सब इस योजना के अंतर्गत में पार्ट में है। ठीक है। तीसरा नंबर है मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना। ये सब आप ध्यान में रखेंगे बेटा, फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत कितनी योजनाओं को शामिल किया गया है। तो ये तीसरा योजना है। ये मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में 6,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें गरीब परिवारों को क्या है, चावल, चना, शक्कर और नमक उपलब्ध कराना होता है। ठीक है। सरकार बोलता है दाल आप खुद खाइए, सब्जी आप खुद खरीदिए, हम सिर्फ आपको चावल देंगे। क्लियर है? मजाक कर रहा हूं, क्योंकि अगर दाल सही में गवर्नमेंट देने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पूरे भारत में हम दाल बहुत अच्छी मात्रा में उत्पादित करते हैं। भारत दाल मतलब उत्पादन में नंबर 1 पर है, लेकिन फिर भी हम चाइना से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, चाइना से हम खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में दाल का खपत ही इतना है, हर घर में आपको मिनिमम एक बार तो दाल मिल ही जाएगा। दाल चावल खूब चलता है, तो मिनिमम एक बार तो दाल मिलता ही है। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? उसके बाद ऊर्जा सब्सिडी। तो 5 HP तक के कृषि पंप वाले किसानों को मुफ्त बिजली हेतु 5,500 करोड़, एकल बत्ती कनेक्शन वाले परिवारों को 354 करोड़ और घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक आधा बिजली बिल हेतु 800 करोड़ सहित 6,700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये जब नरेंद्र मोदी जी आए थे ना 2014 के बाद, जब वो 2016 या 17 में कुछ आए थे, तो उस टाइम उन्होंने सबको कृषक उन्नति किसान सम्मान के लिए सबको, उस टाइम भूपेश बघेल जी हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, तो उनके नेतृत्व में ही ना पूरे सबको क्या किए थे, पंप के लिए बनाए थे। तो वही वाला चीज बता रहे हैं कि 5 HP तक के उसको बार बार कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। 6,700 करोड़ का प्रावधान है। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए ये 4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना मतलब सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा के लिए ना 1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत। पीएम जनमन योजना के तहत में जितने भी विशेष जनजाति समूह है ना, विशेष पिछड़े, आपको मालूम है ना 5 विशेष पिछड़े जनजाति में आते हैं, तो उसमें से क्या है, सरकार ने उनके लिए 720 करोड़ का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? देखिए एक साथ पूरा लिख दिया यहाँ पर। और भी है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3,000 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 2,000, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1,725 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान 1,500 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 825 का, ये शहरी था, ऊपर वाला ग्रामीण था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 820 करोड़, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना 600 करोड़, समग्र विकास योजना 300 करोड़ का ये पूरा का पूरा प्रावधान किया गया है। ये आप जितने बार देखेंगे, जितने बार इस बजट को अपने से नजर से गुजारेंगे, उतने बार चीजें आपको अच्छे से याद होंगी। ध्यान रखिएगा ये सब। ठीक है, फिर आगे गए ऊपर, तो नई योजनाओं में कौन कौन सा शामिल है, तो विकसित भारत ग्राम जी योजना है ना। तो अब इसको मैं समझाऊंगा कि ये ग्राम जी है क्या। ये वाला जो जी राम जी है ना, इसको ग्राम जी बोल रहे हैं, तो ये है क्या, पूरा इसका फुल फॉर्म चलता है। तो आप देखिएगा, मैं सब चीज आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए जी राम जी का मतलब है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ये ग्रामीण के लिए है कि रोजगार और ना
ग्रामीण जो आजीविका चलाएं उनको हम गारंटेड रोजगार देंगे। आप इसको बोलेंगे सर मनरेगा, और इसमें क्या है, मनरेगा में भी तो था ना कि प्रधानमंत्री जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना था ना, उसमें भी तो मनरेगा में भी तो जॉब मिलता था। तो मनरेगा और इसमें यही खास बात है कि मनरेगा में जो जॉब मिलता था ना वो 100 दिन का होता था, लेकिन इसमें जो आपको जॉब मिलेगा वो है 125 दिन का रोजगार मिलेगा, और उसके साथ उसको पेमेंट क्लियर करके फिर से आने वाले टाइम में उनको फिर से 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये जी राम जी, ये जो है ना ग्राम जी योजना, ये सबका फुल फॉर्म दे देता है बेटा, तो सबका याद रखना है। क्लियर है। फिर आगे चल के आपको एसएनए के बारे में भी बताऊंगा, पहले देखते हैं पीडीएफ में और कितना है। तो विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 4000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 4000 करोड़ का बड़ा प्रावधान किया गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिवस का सुनिश्चित रोजगार दिया जाएगा, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। साथ ही ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण एवं जन सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। ऐसी मुख्यमंत्री आदर्श समृद्धि योजना है। इसके लिए क्या है, 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें नगर पालिका, नगर पंचायत के अधोसंरचना, नागरिक सेवाओं, स्वच्छता इत्यादि में सुधार किया जा सके, ये सब इसमें लाता है। फिर उसके बाद है मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना। ये सब योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। सड़क संपर्क में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में तीव्र गति वाले 2x4 लेन सड़कों का निर्माण का लक्ष्य है। जो 2x4 का मतलब समझ आ रहा है ना, एक जगह पे 2 आने जाने वाले लाइन है तो 2x4 इसको बोल रहे हैं। तो यही वाला सड़क के लिए बनाने की योजना है। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना। तो स्वामी विवेकानंद जो स्वामी आत्मानंद विवेकानंद ये सब चलता था ना, तो इसी के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर केंद्रित है। 100 करोड़ में मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़ाएगी, क्योंकि जो बच्चे लोग का, सरकार का सबसे बड़ा दिक्कत यही है, शिक्षा को ही कम कर दिया है। तो ये चीजें नहीं, इस बजट को थोड़ा और बढ़ाना था। 100 की जगह कम से कम 500 से 600 करोड़ मिनिमम होना ही था, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे मूलभूत आवश्यक चीजें होना चाहिए, जैसे बेंच सही होना चाहिए, टेबल मतलब साफ सुथरे होना चाहिए, स्कूल थोड़ा साफ सुथरा हो। ये नहीं कि पंखा है चल ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं। टॉयलेट्स वगैरह बहुत साफ सुथरे होने चाहिए। आप गवर्नमेंट स्कूल का हालत देखेंगे, आपको जाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि ये सब साजिश के तहत चल रहा है। गवर्नमेंट स्कूल को पूरा तरीके से सरकार बर्बाद करके छोड़ दिया है। ठीक है ना। ये वाला चीजें ध्यान दीजिएगा। कैशलेस चिकित्सा सुविधा, ये कैशलेस चिकित्सा सुविधा का है। शासकीय कर्मचारी को कैशलेस सुविधा प्रदान करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सिर्फ शासकीय कर्मचारी, भाई प्राइवेट वाले के लिए भी कुछ करे यार। जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं वो क्या करेंगे? उनको तो मान लीजिए कोई अगर बेचारा मजदूरी कर रहा है तो उसको क्या कैशलेस नहीं है? उसी से तो सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में लूटा जाता है। ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो, इधर करा लो, उधर करा लो। और किसी प्राइवेट में जाता है तो उसको बोल देते हैं आयुष्मान कार्ड, तो चल ही नहीं रहा है। तो वो क्या करेगा बेचारा? अपना खेत बेचता है, अपने परिवार को तो लोग बचाएगा ना, तो खेत बेच के सब काम करता है। तो ये सब सरकार प्राइवेट वाले के लिए नहीं सोचता है, सिर्फ गवर्नमेंट वाले के लिए सोच रहा है। ठीक है ना। फिर उसके बाद आप देखेंगे सीजीएस के बारे में। सीजीएस है क्या? ध्यान से देखिएगा। एस का मतलब होता है इक्का। जो जैसे हम देखते हैं ना कि ताश के पत्ते में इक्का होता है ए, वैसे एस का मतलब इक्का होता है। तो यहां पर छत्तीसगढ़ असिस्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये इसका फुल फॉर्म है। 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके 3 घटक बनाया गया है। उड़ान बैच, नीट, जेईई और क्लैट के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, शिखर बैच जो है यूपीएससी सीजीपीएससी के लिए, और मंजिल जो है रेलवे, बैंकिंग और एसएससी के लिए बनाया गया है। सिर्फ 33 करोड़ में आपको ये सारा चीजें मिलेगा। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है सरकार कैसे करेगा ये, लेकिन ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया ये स्कीम है, इसको एकदम याद रखना है। उड़ान नीट के लिए, शिखर यूपीएससी सीजीपीएससी के लिए, मंजिल रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के लिए। क्लियर है। फिर ऐसी है सीजी वायु। आप देखिएगा सीजी वायु का, अब नाम से समझ आ रहा है वायु का मतलब क्या है, हवा में जो प्लेन वगैरह उड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ वायु का मतलब है वायबिलिटी असिस्टेंट फॉर यात्री उड़ान, है ना। इसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य
बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर से हवाई सेवाओं को प्रोत्साहित करना है। मतलब अगर कोई बिलासपुर में है उसको जगदलपुर जाना है तो मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर उतर जाए, अंबिकापुर जाना है तो तुरंत वहां से उड़ के चला जाए। तो ये सब चीज क्या है ना, पर्यटन को बढ़ाता है, ये करना आवश्यक होता है। अगला जो है रानी दुर्गावती योजना, तो परिवार में बालिका के जन्म के समय 18 वर्ष की आयु तक ना 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। रानी दुर्गावती योजना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मतलब जब बालिका जन्म हो तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए, जब वो 18 साल की हो जाएगी तो उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए जमा होगा, उसी के अकाउंट में। ऐसा नहीं कि माँ बाप को दे, ऐसा नहीं, बच्ची के ही अकाउंट में जमा होंगे। ये 1.5 लाख उसके आगे की पढ़ाई के लिए, या हो सकता है शादी के लिए, या और वो अगर कोई बिजनेस करना चाहती है तो ये 1.5 लाख उसके काम आएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए टोटल 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उसके बाद है मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना। तो शिक्षा सहयोग योजना का मतलब है पढ़ाई के लिए रेंटल आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगर कोई जैसे मान लीजिए यहाँ पर कन्याशाला बन रहा है, बालकों के लिए छात्रावास बनता है, तो ये सब क्या है, यही उस पैसे से क्या होगा, उसको रहने के लिए, सब चीज के लिए उसको प्रबंध कराया जाएगा। इसी के लिए बोल रहे हैं ना, आर्थिक रूप से आवास कराने के लिए। फिर है उसके बाद लखपति दीदी भ्रमण योजना। देखिए ध्यान से समझ आ रहा होगा, लखपति दीदी का मतलब क्या होता है, जितने भी लखपति दीदी जो अभी आर्थिक रूप से समृद्ध हो गए हैं उनके लिए क्या है, सफल महिला उद्यमी के कार्य प्रणाली तथा उनके सफल व्यवसायों का मॉडल अध्ययन करने के लिए ना क्षेत्रों में एक्सपोजिटर विजिट के लिए 5 करोड़ का बजट है। मान लीजिए मेरे घर से कोई फीमेल है और वो बहुत अच्छा कर ली, कि जो मान लो लाइट बना रही है, चाहे कोई अपना बिजनेस जमा ली, तो उसके मॉडल को पूरे स्टेट में दिखाने के लिए कि देखिए ये कितना अच्छा काम किया है, उसको सरकार अपने पैसे खर्चे पे पूरा घुमाएगी, स्टेट बाय स्टेट या जिले बाय जिले में घुमाएंगी कि ये है भाई, ये कितना अच्छा काम किया, वहां के कलेक्टर उसको सम्मानित करेंगे, ऐसा ऐसा। तो इसके लिए यहाँ पर प्रावधान किया गया है, ठीक है। और देखिए ये भी लिखा है, महिलाओं के नाम पर भूमि, भवन, अचल संपत्ति क्रय पर भारित पंजीयन शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है मुख्यमंत्री आस्था पथ शक्ति पीठ भ्रमण योजना। तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने, जैसे 5 शक्तिपीठ में शामिल है ना, कुदरगढ़, जहां पर वो होता है, आप सुने होंगे कुदरगढ़ महोत्सव, सरगुजा सूरजपुर वाला। उसके बाद रतनपुर, चंद्रपुर, डोंगरगढ़ और दंतेवाड़ा आस्था केंद्रों के लिए दर्शन हेतु आस्था पथ योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आस्था पथ का मतलब है इसके कॉरिडोर को और बढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे से और बनावट की जाएगी, ताकि जो लोग आएंगे उनको दिक्कतें ना हो, वो ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, आराम से कनेक्टिविटी रहे, तब तो पर्यटन बढ़ेगा। तो इसके लिए ये सब काम चल रहा है। फिर छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना के लिए क्या है, शासकीय स्कूल में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्रों के भ्रमण के लिए ना छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति और रीति रिवाजों के लिए ये बजट प्रावधान किया गया है 5 करोड़ का, ठीक है। उनको घुमाया जाएगा, बस सुविधा करा दी है, लेके जा रहे हैं उनको, ठीक। और ये जो है ना नई पहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वर्ष में कुछ नई पहल किया गया है, जैसे अबूझमाड़ और जंगलगुड़ा में एजुकेशन सिटी। ये अबूझमाड़ जंगलगुड़ा आपको मालूम है कि नारायणपुर साइड में, नारायणपुर और बीजापुर साइड में ये जगह है अबूझमाड़, है ना, आप जानते हैं नारायणपुर और बीजापुर दोनों में फैला हुआ है, सबसे ज्यादा नारायणपुर में है। तो अबूझमाड़ और जंगलगुड़ा में एजुकेशन सिटी की स्थापना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सबसे बड़ा चीज है कि ये जो बीजापुर और नारायणपुर है ना, ये है तो बहुत अच्छे जिले, लेकिन क्या हो रहा है, नक्सलवाद के कारण इनका पूरा नाम ना पूरे भारत में बदनाम हो गया है। तो ये नक्सलवाद का गढ़, अगर एजुकेशन सिटी बन जाएगा, यहाँ एजुकेशन हब बन जाएगा, तो लोग वो नक्सली लोगों को भूल के अपने बच्चों को पढ़ाई में ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे। और ये भी सही बात है कि किसी भी चीजों से निकलने का एजुकेशन ही सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है ना। तो ये नक्सलवाद से खत्म करने के लिए। दूसरा है नए औद्योगिक पार्क। राज्य में 23 नए औद्योगिक पार्क के लिए ना 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक पार्क बनाने से फायदा क्या होता है, औद्योगिक पार्क बनाने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सरकार उस जगह पे क्या है, उद्योगों के नए नए अवसर युवाओं में प्रोत्साहन के लिए बना सकती है, ठीक है ना, इसीलिए ध्यान रखिएगा।
फिर लेड बैंक विकास योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे क्या है, लैंड का मतलब है भाई भूमि से उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। फिर बस्तर एवं सरगुजा में औद्योगिक विकास, देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि संबंध उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 के लिए राज्य में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान। आपको मालूम है ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का मतलब है, जितने भी आपने सुना होगा अभी आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर बहुत न्यूज में रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत न्यूज में रहेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत न्यूज में रहेगा। तो छत्तीसगढ़ स्टेट ये चाह रहा है कि भाई हमारे जगह पे आए और लोग इसमें इन्वेस्ट करें और बनाए। आपको मालूम होगा कि पूरे भारत का सबसे बड़ा डेटा एआई जो हब है वो नया रायपुर में खुलने वाला है, लगभग बन के तैयार होने वाला है। ऐसी सेमीकंडक्टर प्लांट, दूसरा सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट ये भी नया रायपुर में खुल रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट को दिखाता है। क्लियर है। फिर अगला पॉइंट, सिरपुर विकास योजना के तहत में 42 करोड़ का प्रावधान किया गया, क्योंकि सिरपुर विकास में आपको मालूम है ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विरासत के सभी चीज इसमें मिलते हैं पूरे के पूरे, है ना। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए पोर्टल है तो 22 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण योजना में जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए नई ऑपरेशन मेंटेनेंस नीति लागू करने के लिए, जिला और ब्लॉक मुख्यालय पर सामान्य प्रशासन विभागों के आवासों के लिए, बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में पोषण स्तर को सुरक्षित करने के लिए, ये सब के लिए कुछ ना कुछ बनाया गया है। ठीक है। आप देखेंगे इस जगह पे जनजातीय सुरगुड़ी, जनजाति लोक संगीत और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, रिकॉर्डिंग और प्रचार प्रसार के लिए एक समर्पित स्टूडियो स्थापित किया जाएगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पर इनको क्या है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि आप अपनी जो भी आपकी ये क्या बोलते हैं इसको, विरासत या संगीत, उसको आप लोगों तक ना उजागर करवाइए, दिखाइए। ठीक है ना। राज्य में साइबर तहसील स्थापित किया जाएगा, जिससे राजस्व सेवाओं में डिजिटलीकरण और त्वरित सेवाएं निश्चित की जा सके। अब ये हो जाए तो बहुत अच्छा है, लिखा तो गया है बड़ा सा बढ़िया से। ठीक, ये देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एसएनए स्पर्श ये है क्या, तो पहले मैं आपको समझा देता हूं कि एसएनए स्पर्श है क्या। देखिए सब चीज में आपके लिए लिखा हुआ, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। एसएनए का मतलब होता है सिंगल नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी का मतलब होता है कि पहले क्या होता था, किसी को पैसा चाहिए, मान लीजिए मोदी जी ने वो किया कि 2 लाख करोड़ में पूरे भारत में जितने भी वो है उन लोग को दूंगा, ऐसे करके बोल दिए। अब उसमें क्या होगा कि अचानक से पहले सेंट्रल वाला वो अनाउंस करते थे, उसके बाद स्टेट में आता था पैसा, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट पे जाता था, फिर एजेंसी के पास जाता था, तब लाभार्थी के पास जाता था। तो ये 100 आता था ना, तो बढ़ते 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 बेचारे के पास 5 रुपए आता था, और इसको खड़े करवा के बोला जाता था, भाई तेरे को मंत्री साहब पूछेंगे ना तो बोल देना मेरे को 100 का 100 मिला हुआ है। तो बेचारा अब उतने बड़े लोग से कौन वो लेगा बोल के, ये भी खड़े होके हाँ भाई हाँ मेरे को मिल दिया, ऐसे बोलता था। इसी को खत्म करने के लिए ना सरकार स्पर्श सिस्टम लेके आई है, जैसे स्पर्श वाला है। अब ये ना क्या है, सिंगल नोडल एजेंसी में काम करेगा। एसएनए का मतलब सिंगल नोडल एजेंसी, एक बार में डायरेक्ट उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा आएगा। और दूसरा नंबर स्पर्श, स्पर्श का है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसका मतलब है कि पेंशन के लिए भी क्या होगा, सरकार डायरेक्ट क्या होगा, उसमें कोई भी, जैसे मैं रिटायर्ड हूं तो मेरे पेंशन का पैसा मैं चेक कर सकता हूं डिजिटल माध्यम से कि वो पेंशन का पैसा कहां पहुंचा है, उस बैंक में है कि बैंक से और दूसरे जगह पर चला गया है, या मेरे अकाउंट में। जैसे अपन डिजिटल पे करते हैं तो गूगल पे में देखते हैं पेमेंट, फिर प्रोसेसिंग, फिर डन लिखाता है तो अपने को पता चल जाता है हाँ भाई डन हो गया। वैसे इसको डिजिटलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है, आप देखेंगे बस अब खत्म होने वाला है, ज्यादा देर का नहीं है। ठीक है, कहा गया, हाँ, वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर विशेष कार्यक्रम हेतु भी बजट में प्रावधान किया गया है। वही वो 50 लाख 1 करोड़ का ऐसा कुछ बजट दे देगा कि हाँ भाई जाओ कुछ ना कुछ फंक्शन कराते रहो। देखिए 5 नए मिशन यहाँ पर ये देखें,
नई दिशा, नई धार और नई रफ्तार, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके सबके ना वो ध्येय वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। नई दिशा का मतलब है मुख्यमंत्री एआई मिशन। आपको मालूम है पूरे भारत का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा जो डेटा एआई सेंटर है वो रायपुर में खुल रहा है। तो उसी को और बढ़ावा देने के लिए ना ये क्या है, एआई मिशन का उद्देश्य उभरती हुई प्रौद्योगिकी में अग्रीकरण बनाना, जिससे युवाओं के कौशल विकास, एआई आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा और उद्योग क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिया जाना है ना। फिर उसके बाद है मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष योजना। तो खेल उत्कर्ष योजना में जमीनी स्तर पर जो खेल प्रतिभाओं की पहचान कराना, जैसे उसमें उत्कृष्ट प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, आधुनिक खेल अधोसंरचना विकसित करना है। इसी के लिए खिलाड़ियों को ना इस पर जोर दिया जाएगा कि आप इसमें आइए, खासकर महिला खिलाड़ियों को, ठीक है ना, महिलाओं को बोला जाएगा कि आप स्टेट को रिप्रेजेंट करिए। तीसरा नंबर है मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन। ये देखिए ये क्या है, पर्यटन विकास मिशन का मतलब है कि जाहिर से आपको मालूम है टूरिज्म है, और टूरिज्म कब होगा, जब वहां के लोग, जैसे हस्तशिल्प हो गया, जैसे वो मैं बोला ना आपको कोंडा गांव में जैसे उसको शिल्प ग्राम बोलते हैं, तो हाथ से बुनाई कढ़ाई ये सब चीजें ना, जैसे आपको देखते होंगे खादी हाट लगता है, तो ये सब क्या है, ये सब ना लोगों की जो जिससे आजीविका है उसको और सरकार बढ़ावा देता है कि उससे और वो इनकम कमाए और सशक्त बने। यही वो चीजें हैं। देखिए लिखा है स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, इससे स्थानीय स्तर पर आजीविका संवर्धन और मजबूती मिलेगी, ये चीज है। देखिए चौथा नंबर है मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन। तो ये अधोसंरचना मिशन का मतलब होता है, अधो का मतलब है आधा, जैसे कोई चीजें हुआ, मान लीजिए कि किसी जगह पर कोई योजना आई और वो रुक गया, उसमें गैप हो गया, ये 2000 मान लो 20 में अनाउंस हुआ था और अभी तक हुआ ही नहीं है, गैप आ गया, उसी गैप को फुलफिल करने के लिए ना सरकार यहाँ पर अधोसंरचना मिशन ला रहे हैं। देखिए लिखा है आधारभूत संरचना हेतु एक मौजूदा तथा आवश्यक महत्वपूर्ण अधोसंरचनाओं परियोजना का गैप एनालिसिस करते हुए समयबद्ध और प्रभावी कार्यक्रम के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। और लास्ट है मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना, जो NIPUN है, निपुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आने वाले एग्जाम में पूछेगा। तो स्टार्टअप मिशन का मतलब होता है युवाओं के जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना है। जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको सिर्फ जॉब ढूंढना नहीं है, उसको इतना स्किल सिखा देना है ना कि वो जॉब क्रिएटर बने। देखिए कितना बड़ा बड़ा लिखा है, अगर ये ऐसा हो जाएगा ना तो छत्तीसगढ़ पूरे भारत में ही नहीं दुनिया में नाम कमा लेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज के डेट में जो स्टूडेंट है उनके पास नॉलेज कम है। नॉलेज का मतलब है उनका गणित इतना ज्यादा वीक हो गया है, उनका फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब इतना वीक है कि उनको आगे की चीजें समझ ही नहीं आता। वो अभी पूरे इंस्टाग्राम पे बिजी रहते हैं। तो उनको स्किल्स, पूरे भारत में 90% लोगों के पास स्किल्स ही नहीं है। चाइना आगे इसलिए क्योंकि उनके पास स्किल्स है, हमारे पास स्किल्स नहीं है। उसी स्किल्स पे काम कराने के लिए ना ये सब पूरा का पूरा दिया गया ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये निपुण का जो फुल फॉर्म है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यू एज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन फॉर अप स्किलिंग न्यू जनरेशन यूथ, निपुण ये दिखाया गया है, ठीक है ना। अगले 5 वर्षों तक इन मिशन के लिए प्रत्येक में कम से कम 100 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। 5 वर्षों तक हर एक मिशन पे 100 करोड़ सरकार लगाने का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान कर देता है, लेकिन हो सकता है बढ़ भी जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमुख विभागों के प्रावधान, स्कूल शिक्षा हेतु देखिए 22,360 करोड़, पंचायत के लिए 16,560 करोड़, कृषि हेतु 13,507 करोड़, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति हेतु 12,820, महिला बाल विकास हेतु 11,000, लोक निर्माण 9,451, ऊर्जा हेतु 9,015, गृह हेतु इतना, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा हेतु 8,050 और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी हेतु 3,890 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब ये क्षेत्र के लिए बात कर रहा है कि बजट में क्षेत्र एवं समूहवार प्रमुख प्रावधान क्या क्या है। तो बस्तर एवं सरगुजा, जैसे अभी बस्तर ओलंपिक्स हुआ था तो उसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान आगे भी होगा। जगदलपुर अंबिकापुर से हवाई सेवाओं का विस्तार, मुख्यमंत्री 10 बस सेवा के लिए 10 करोड़, छत्तीसगढ़ होम स्टे पॉलिसी के लिए 10 करोड़, कुनकुरी मनेन्द्रगढ़ दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए 50 करोड़, बकरी पालन, शुकर पालन, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने हेतु 15 करोड़। बस्तर में ना इंद्रावती और मटनार पर ना एक बैरेज निर्माण
किया गया 2024 करोड़ का, इसके वित्तीय संसाधन हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। बीजापुर में ये आप देख रहे हैं मट्टी मार्का डायवर्जन योजना, ये सब पूछेगा बेटा पेपर में कि ये मट्टी मार्का डायवर्जन योजना कहां पर है, मेडकी बैराज योजना कहां पर है, कांकेर में। बस्तर एवं सरगुजा में अतिरिक्त पोषण सहायता हेतु 15 करोड़, 1500 बस्तर फाइटरों के पद पे सृजन हेतु। ये तो बहुत न्यूज में था जब सरकार बनने वाली थी, जब बीजेपी की, तो ये इनके मैनिफेस्टो में भी शामिल था कि 1500 हम बस्तर फाइटर्स के पद का सृजन करेंगे। महिला एवं बाल विकास के लिए महतारी वंदन योजना के लिए 8200 करोड़, सक्षम आंगनबाड़ी पोषण के लिए 2320 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगला आप देखेंगे ये सब ऊपर पढ़ चुके हैं, प्रधानमंत्री मातृ योजना, मिशन वात्सल्य, रानी दुर्गावती, ये सब हम लोग ऊपर पढ़े हैं, आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। किसान के लिए एक साथ पूरा का पूरा ये दे दिया है लाइन से कि ये जितना भी अभी तक आपने पढ़ा इसमें पूरा, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़, विद्युत पंप हेतु बिजली सब्सिडी के लिए 5,500 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए 820 करोड़, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के लिए 250 करोड़, उद्यानिकी विश्वविद्यालय के लिए 170 करोड़, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन के लिए 170 करोड़। देखिए मेरे लिए ना ये पढ़ना बहुत आसान है, मैं ये तुरंत पढ़ दूंगा, मैं समझा भी दूंगा, लेकिन एक्चुअली जो एक एस्पिरेंट होता है, जो एक बच्चा होता है, जब वो चीजों को पढ़ता है तो ये ऐसा चीज है ना कि आप एक बार पढ़ेंगे भूल जाएंगे, एक बार पढ़ेंगे भूल जाएंगे। मेरे लिए बहुत आसान है, पढ़ते जा रहा हूं बस्ती की, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, मैं बोल दूंगा। लेकिन जो रियल में जो स्टूडेंट होता है इस डेटा वाले क्वेश्चन पे वो फंसेगा बेटा, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों का सभी का दर्द समझता हूं कि भाई इसको याद कैसे करेंगे, लेकिन एनी हाउ याद तो आपको करना पड़ेगा। 3-3 4-4 याद करिए, लेकिन याद करिए, क्योंकि सीजीपीएससी कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा देता है। खासकर व्यापम का पेपर का तो कोई तुक ही नहीं है। पीएससी के एक स्टेट सर्विसेज के प्रीलिम से ज्यादा टफ तो व्यापम का पेपर आता है, तो उसमें बजट वगैरह के आप देखेंगे, करंट अफेयर्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये करंट अफेयर्स में ही आ जाएगा, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। एकीकृत बागवानी मिशन योजना के लिए 150 करोड़, गन्ना किसानों को बोनस हेतु 60 करोड़, ये सब चीजें, डेयरी के लिए भी 90 करोड़ शामिल है ना, ये सब पूरा। और ये सब तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, 33 करोड़ सीजीएस वाले, ये सब पूरा का पूरा आप पहले पढ़ चुके हैं। इसमें ये सब एक सार है, बस और कुछ नहीं है। समाज कार्य के लिए ये सब, अधोसंरचना के लिए ये सब आप पूरे के पूरे ऊपर पढ़े हैं, इसी का एक सार बना दिया है। तो संकल्प की थीम ना ये वाला आधारित यह बजट माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में राज्य सरकार की 3 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए प्रतिनिष्ठा, समर्पण और प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। ये तो देखिए बोलने के लिए कितना अच्छा है कि बजट बनाया है सरकार। अगर लिटरली इस बजट पे काम हो तो सही में हमारा जो स्टेट है ना वो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि बजट में जो वर्ड यूज किया गया है वो एक आईएएस अधिकारी ही कर सकता है। जैसे ओपी चौधरी, ये आईएएस अधिकारी थे, आपको मालूम था, कलेक्टर थे रायपुर के, उसके बाद वो इसमें आए हैं पॉलिटिक्स में। तो ये इतने हैवी वर्ड्स का यूज ना एक पढ़ा लिखा यूपीएससी होल्डर ही कर सकता है। बस अगर ये चीज अगर अच्छे से काम कर गया तो स्टेट थोड़ा सा डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो मैं भी और आप भी सरकार से ये रिक्वेस्ट करिएगा कि जितना भी चीजें हो रहा है उस पर थोड़ा काम किया जाए, नहीं तो पता चला कि ये लोग टोपी पहनाते रह गए अपने को, ठीक है ना। तो ये था पूरा छत्तीसगढ़ का बजट। आई होप आपको पसंद आएगा, एक बार जरूर देखिएगा पूरा का पूरा चीजों को। इसका पीडीएफ आपको फिर से बता दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ जन संपर्क विभाग में आपको डेली का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, साथ में बजट भी मिल जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण आएगा तो वो भी मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।